अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। बुजुर्ग बेख्तियार खड़े हो गए और उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। मेरे बच्चे, मेरे लखते जिगर। उन्होंने मुझे लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने में लगे। इसका मतलब था कि उन्हें मेरे जिंदा रहने की खबर हो गई थी। उनसे लिपट कर मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा वाकई उनसे कुछ रिश्ता था। मसूद साहब रोते रहे, उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। मसूद साहब, ये तो खुशी का मौका है, खुदा ने आपके घर को रौनक दी। आप तो मायूस नहीं हुए थे, देख लीजिए अल्लाह ने किस तरह आपकी दुआएं कबूल की। मेरा बच्चा, मेरा हारून। मसूद साहब ने बड़ी मोहब्बत से मुझे खींच लिया। मैंने उनकी मोहब्बत का उसी तरह जवाब दिया। कुछ देर ये मंजर जारी रहा, फिर मसूद साहब यानी मेरे दादा जान ने पूछा, तुम्हारे तमाम एजाज तो सलामत हैं? हाँ दादा जान, खुदा का शुक्र है। बड़ी तकलीफ उठाई होगी? जी हाँ। अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी आखिरी वक्त में खुशी दी। ज़ैबुन्निसा, मेरा मसल्ला बिछा दो, मैं शुक्राने के नवाफिल अदा करूं। जो हुक्म जी, एक मुलाजमा ने कहा और दादा जान नमाज पढ़ने चले गए। डॉक्टर साहब बेहद खुश थे। बड़ा मरहला तय हो चुका, अब कोई फिक्र नहीं। चाचा जान की जहनी हालत ठीक है। ये काम भी खुद ब खुद हो गया, लेकिन यहाँ बड़ी मेहनत करनी पड़ी है। डॉक्टर नफीस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो 3 दिन तक भूखों को खाना खिलाऊंगी। खुदा ने इतनी बड़ी खुशी जो हमें नसीब की है। एक खातून जिन्हें मैं कई बार देख चुका था बड़ी चाहत से बोली, कब से शुरू करेंगी? डॉक्टर नफीस बोले, बस आज से ही। क्यों डॉक्टर साहब? बस पूछ रहा था कि इंसान जिस काम का इरादा करे उसमें देर ना करे। सुबह एक चाय की प्याली पी थी, अब बहुत भूख लगी है। अगर आप इस वक्त मुझे खाना खिलाएं तो 10 भूखों का सवाब मिलेगा। डॉक्टर नफीस ने मजाकन कहा और सब हंस पड़े। मैं अभी खाना लगवाती हूँ, खातून ने कहा और बाहर निकल गई। दादा जान नमाज पढ़ चुके तो सब खाने के लिए कमरे में चले गए और फिर कहको और मुसरतों के दरमियान खाना खाया गया। फिर दादा जान मुझे लिए कमरे में आ गए। उन्होंने बिस्तर पर मुझे बिठाया और देखने लगे। एक बार फिर उन्होंने मुझे अपने साथ लिपटाया। बस बेटे, अब कभी दूर ना जाना, मेरा आखिरी वक्त है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथों अपनी आखिरी आरामगाह जाऊं। खुदा आपको सलामत रखे दादा जान। ये बात सिर्फ तुम कह सकते हो बेटे, किसी दूसरे के दिल में ये ख्वाहिश कहाँ थी? मैंने सवालिया अंदाज में कहा, जी हाँ बेटे, जमाने के ये रंग अजनबी नहीं है, तुम्हें भी तजर्बात होने चाहिए। ये दौलत बहुत बुरी चीज है। मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने बिखरे हैं, लेकिन इनके सीनों में मेरी मोहब्बत नहीं। इन्हें मेरा साया दरकार नहीं। इनकी ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी इस दुनिया से चला जाऊं ताकि इनका हक मिले। मैंने गुस्से से कहा, ये लोग ऐसे हैं? अरे इनका कसूर नहीं बेटा, जरूरतों की जोंकें इंसान के वजूद से शराफत का सारा खून चूस लेती हैं, और जब ये खून ही ना हो तो मोहब्बत के ज़रात कौन से सियाल में गर्दिश करेंगे? ये सब ख्वाहिशों के असीर हैं। एक बात याद रखना हारून। जी दादा जान। अपने साथ बहुत सी तकदीरों को वाबस्ता रखना। बाज़ औक़ात इंसान अपने बजाय दूसरों की तकदीर से खाता है। खुदा के देने के ढंग निराले हैं। बहुत बड़ा ताजिर है वो, उससे तिजारत करोगे तो कभी घाटे में नहीं रहोगे, और उसके तिजारत का जरिया मैं तुम्हें बता चुका हूँ। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे दादा जान, मैंने खलूस दिल से कहा। मैंने दिल में सोचा कि मैं इतने नेक इंसान को धोखा दे रहा हूँ जिसके ख्यालात इतने बुलंद हैं, लेकिन खुदा ही गवाह था कि ये धोखाधड़ी किसी लालच के तहत नहीं थी। अफजाल साहब और फौजिया ने मुझे इस नेक काम पर आमादा किया था। अगर वो मेरे साथ इतना बेहतर सलूक ना करते और मुझ पर इतना खर्चा ना करते, तब भी मैं इस नेक इंसान का सहारा बनने में कोई आर महसूस ना करता। शाम 5 बजे तक दादा जान मुझसे बातें करते रहे और मैं उनसे मुतासिर हुआ। बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैं इस नेक सीरत और फरिश्ता सिर्फ इंसान को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन ये उनकी जिंदगी के लिए जरूरी था। इससे दिल को कुछ तसल्ली हो जाती। शाम को चाय का एहतमाम कोठी के लान में हुआ। बहुत से नौजवान लड़के लड़कियां, बूढ़ी औरतें, बूढ़े मर्द, नौजवान न जाने कौन, सब ने मेरा पुरजोश इस्तकबाल किया। अरे हारून मियाँ, आपने लिबास नहीं बदला? एक खातून बोली। ये हमेशा का सादा है, बड़ाई की यही निशानी होती है। हारून मियाँ, आप इन सब को पहचानते हैं ना? तसदक मामू ने पूछा। मामू जान, यकीन कीजिए आपके सिवा किसी को नहीं पहचान सका। हादसे ने बहुत बुरा असर मेरे जहन पर डाला है। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, खुदा तंदुरुस्ती दे। आपको मेरी हालत मालूम हो चुकी, अगर किसी को मेरी बात नागवार गुजरे तो माफ कर दिया जाए। अरे किसी की क्या मजाल। और तसदक मामू, चाय के बाद मेरा एक काम भी करें। अरे हाँ हाँ बोलो, क्या काम बेटा? इन सब से मेरा तारुफ करवा दें।
इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बुरा ना माने। दादा जान ने दखल दिया। अरे बुरा मानने वाली क्या बात है, ठीक है मैं ये काम अंजाम देता हूँ। ये फूफी जुलेखा है, ये फूफी नाहिद, ये शाजिया है फूफी जुलेखा की बेटी, ये ताहिरा है, ये जमाल और ये। मैं जहन में उन लोगों के नाम महफूज करता रहा। तारुफ मुकम्मल हो गया। मेरे जहन में एक और सवाल था, लेकिन मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा। मैं ये जानना चाहता था कि सब लोग इसी मकान में रहते हैं या मिलने आए हैं। हो सकता है इस बात का वो बुरा मान जाए। मैंने ये सवाल नहीं पूछा। तसद्दुक मामू अपने काम से फारिग होकर बैठ गए। 2 दिन गुजर गए। मेरे आने की खुशी में बहुत सी खुशियां मनाई गईं। शाम को तसद्दुक मामू ने एक और तजवीज़ पेश की। मैं दादा जान के साथ बैठा था कि वो बोले, चाचा जान मेरी एक ख्वाहिश है। दादा जान ने कहा, वो क्या? क्यों ना हारून मियाँ की वापसी की खुशी में एक तकरीब कर दी जाए। जैसा तुम लोग पसंद करो, मुझे क्या एतराज है। क्यों हारून मियाँ? तकरीब में आप क्या करेंगे मामू जान? अरे भाई, हमारी हैसियत के लोग शरीक होंगे, खाना देंगे उन्हें, बस खुशी का इजहार हो जाएगा और क्या। जाहिर है मैं आपके मामलात में दखल अंदाजी की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपसे इत्तेफाक नहीं। क्यों भाई? देखें भाई, ऐसी बातों से उलझता हूं मैं। लोग आएंगे, मसनूहीपन का इजहार करेंगे, मुझसे सवाल करेंगे और फिर एक एक को जवाब देना होगा। अरे बेटा, तो फिर क्या है, हर्ज है ना भाई। दादा जान ने भी दखल दिया। अगर हारून मुनासिब नहीं समझता तो कोई बात नहीं। दादा जान ने फैसला कुन लहजे में कहा और तसद्दुक मामू का मुंह लटक गया। ठीक है, जैसी आप लोगों की राय, उन्होंने आहिस्ता से कहा और फिर थोड़ी देर के बाद उठ गए। जब मैं बाहर के माहौल से उतार अंदर आया, एक खूबसूरत गोशे में बैठकर इन हालात पर गौर करने लगा। अचानक कहीं से शाजिया निकल आई। उसने खूबसूरत लिबास पहन रखा था। उसके बदन से किसी उम्दा परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। हेलो हारून। हेलो, मैंने चौंक कर कहा और शाजिया अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। उसने काफी देर कुछ नहीं कहा और यूं ही खामोश खड़ी रही। आप, मैंने उससे खामोशी से उकता कर कहा। ये मैं तुमसे आप क्यों हो गई? वो शिकायत भरे लहजे में बोली। अरे माफ करना शाजिया, तुम मेरी कैफियत से आगाह हो। आप भी तो मेरी जहनी कैफियत से आगाह हैं। उसने मैनी खेज अंदाज में कहा तो मैं देखने लगा। क्या तुम मेरे हालात से वाकिफ नहीं हो शाजिया? मैंने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर भी कुछ बताओ तो सही। शाजिया, तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। कैसी मदद? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि मैं जिंदा बच गया? क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि मैं पागल ना हो गया? खुदा न करे ऐसी बातें क्यों करते हैं। मेरे साथ जो हादसा पेश आया वो बहुत खौफनाक था। कहीं मेरी यादाश्त तो गुम नहीं हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मजबूत इंसान निकला। कुछ बातें मैं भूल गया, इसमें मेरा कसूर नहीं। मोहब्बत तो बड़ी ताकतवर होती है हारून, और ये यकीन करो कि ये सिर्फ मेरी दुआएं थी जिन्होंने तुम्हें जिंदा रखा। हाँ, वो तुम्हारे खतूत भी याद नहीं जो मैं तुम्हें लिखा करती थी। हाँ, कुछ मेरे जहन में धुंधला खाका है। उस मोहब्बत को याद करो हारून जो मेरे और तुम्हारे दरमियान थी। तुम हमेशा कहते थे कि शाजिया, यूरोप बहुत हसीन है, लेकिन तुम्हारे बगैर इसके मन में एक नुमाया कमी महसूस होती है। ये बातें मैंने तुम्हें खत में लिखी थी। हाँ हारून, तुम अक्सर लिखा करते थे। उनमें से कोई खत है तुम्हारे पास? मैंने पूछा और शाजिया गड़बड़ा गई, लेकिन चालाक लड़की थी, फौरन बोली, अरे ऐसे खत भी कहीं महफूज रखे जाते हैं ताकि दूसरों के हत्थे चढ़ जाएं। काश उनमें से कोई खत होता। मैंने कहा, तो क्या करते तुम? तुम्हें पढ़कर अपने और तुम्हारे दरमियान रवाबित का अंदाजा करता। मैंने जवाब दिया और वो रोने लगी। बदकिस्मती से मेरे पास कोई खत नहीं। मैं उसको देखता रहा। वो समझ रही थी कि मैं उसके आंसुओं पर तड़पूंगा, दौड़कर उसे सीने से लगा लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। मेरी तरफ से कोई पजीराई ना पाकर उसने खामोश होना मुनासिब समझा। तुम्हें कुछ भी नहीं याद हारून? मैं क्या करूं, मेरी यादाश्त मेरा साथ छोड़ चुकी है, मैंने लापरवाही से कहा। तो फिर मैं क्या करूं हारून? सब्र करो, इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूं? नहीं हारून, नहीं। बचपन से जो ताजमहल तुमने बनवाया है वो तुम्हारे चंद लफ्जों से टूट नहीं सकता। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम भी कभी मुझे चाहते थे, लेकिन आज तकदीर ने मुझसे मेरी चाहत छीन ली है। मैं सब्र नहीं कर सकती हारून, तुम्हें सब याद आना चाहिए। मैंने कहा, अगर ना याद आया तो मेरी सजा क्या होगी? मैंने सवाल किया तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। सजा? तुम्हें सजा देने का तो मैं तसव्वुर नहीं कर सकती, वो मोहब्बत से बोली। तो मैंने कहा, फिर माफ कर दो। क्या तुम अपने दिल में मुझे तलाश नहीं कर सकते? कोशिश करूंगा, अगर मिल गई तो इतला दूंगा, मैंने कहा और वहां से आगे बढ़ गया। शाजिया उसी जगह खड़ी मुझे देखती रही। वो खासी खूबसूरत लड़की थी और मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मेरी मौजूदा हैसियत के मुताबिक वो मेरी फूफी जात थी।
बाहर सूरत यहाँ तो बहुत से मामलात थे और इन तमाम से मुझे निपटना था। यूं महसूस होता था जैसे मैं मसनूई हूँ। सब ने चेहरों पर नकाब डाल रखे हैं। सब मेरी मोहब्बत के खोल में लिपटे नजर आ रहे थे। ये एहसास जो मेरे अंदर था अफजाल साहब का पैदा करता था। मुझे बताया गया था कि मेरी हैसियत सोने की चिड़िया जैसी थी, जिसके कब्जे में आ जाए उसके वारे न्यारे हो जाएं। लेकिन इस पूरे मकान में मैं जिससे मुतासिर हुआ वो दादा मियाँ थे। वो वाकई एक मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। कोई उनसे हमदर्दी नहीं रखता था, उनकी जिंदगियों के ख्वाहान नहीं थे। उनकी दौलत सब के लिए कशिश का बायस थी। अफजाल साहब के किरदार के बारे में अभी मुझे मालूम नहीं हो सका था। वैसे यहाँ उनके खिलाफ नफरत पाई जाती थी। यह दुरुस्त था कि वो शख्स इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखता था, लेकिन मजमूई तौर पर मैंने उसे इन सब से बहुत मुखलिस और हमदर्द पाया। शायद वो दादा जान की दौलत से दिलचस्पी नहीं रखता था। अगर ऐसी बात होती तो फौजिया के साथ वो खुद भी यहाँ होता, क्योंकि दादा जान जिस फितरत के मालिक थे उससे अंदाजा होता था कि वो खुद भी उन लोगों में शामिल होने की कोशिश करता तो वो इनकार ना करते। अफजाल साहब का ख्याल आया तो मैंने सोचा उन दोनों से मुलाकात नहीं हुई। यहाँ तो मैं उन्हीं की वजह से था। मेरी हैसियत से सिर्फ वही वाकिफ थे, बाकी तो सब खुशामदी लग रहे थे। 2-3 दिन गुजर गए। मैंने सोचा अफजाल साहब से बिल्कुल कता ताल्लुक मुनासिब नहीं, किसी तौर उनसे मुलाकात करने की कोशिश की जाए। उनकी तरफ से मुझे हिदायत मिलनी चाहिए। यहाँ तो सब कुछ मैं खुद नहीं कर सकता। मैं जानना चाहता था कि मुझे अब क्या करना है। मैंने दादा जान से बाहर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने दे दी। कहने लगे बेटा ड्राइवर साथ ले जाओ। नहीं दादा जान, क्या ज़रूरी है, मैं अपने वतन की गलियों और सड़कों से नावाकिफ तो नहीं। मैंने एक मुलाजिम को गाड़ी गैराज से बाहर ले निकालने का हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद वहाँ से निकल आया। कार का ड्राइविंग मैं भी जानता था, लेकिन बारह सूरत फौजिया ने मुझे अच्छी ड्राइविंग सिखाई थी। अफजाल साहब दरअसल खुद को मुझसे राब्ते के लिए छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये एहतियात ज़रूरी समझी। मैं इधर उधर चकराता रहा, फिर अफजाल साहब की रिहाइशगाह की तरफ बढ़ गया। उनके मकान के सामने गाड़ी रोककर मैं उतरा और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खोलने वाली फौजिया थी। उस लड़की से मेरी अच्छी बेतकल्फी थी। मुझे देखकर फूल की तरह खिल उठी। ओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, उसने बेख्तियार कहा। मैं मुस्कुराता अंदर चला गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हारी तरबियत के जेरे असर रहा हूँ। मेरी बात पर वो हंस पड़ी। चलो दूसरे कमरे में चलो। अफजाल साहब का ये मकान बहुत खूबसूरत था। मुझे अंदाजा हुआ कि वो दादा जान के टुकड़ों पर पलने वाले नहीं थे। जो उन्होंने मुझ पर खर्च किया वो अपनी जेब से ही किया था। फौजिया मुझे लेकर अंदर ड्राइंग रूम में गई, बड़े प्यार से बिठाया। शख्सियत बदलने वाले कौन से लोग हैं जी? आप ही तो हैं। फौजिया ने जब कहा कि मेरी शख्सियत बदल गई है तो मैंने जवाब दिया, नहीं हारून साहब, आप में सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन सलाहियतों को चमकाने वाली तो आप ही हैं ना। फिर मैंने अफजाल साहब के बारे में पूछा तो उसने बताया वो किसी काम से बाहर गए हैं। फिर मैंने उसे वहाँ के हालात बताए। उन्हें बताया कि वहाँ उनके शदीद मुखालिफिन मौजूद हैं। वो दादा जान से मुख्तलिफ फितरत के इंसान हैं। वैसे तुम सुनाओ, कैसी रही तुम्हारे साथ? बहुत उम्दा। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, यूँ समझो फौजिया, अफजाल साहब ने जो हालात बताए थे उनके मुताबिक मुझे चंद बातों पर हैरत है। फौजिया ने पूछा कौन सी बातों पर? अफजाल साहब तो मसूद साहब के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं। उनकी बीमारी दूर करने के लिए उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया, लेकिन वहाँ उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अफजाल साहब को वहाँ लोग पसंद नहीं करते। फौजिया ने अजीब से लहजे में कहा, हारून अभी ये ना पूछो तो बेहतर है। क्या मतलब? मैंने कहा ना, अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती, मुझे इजाज़त नहीं। तअज्जुब की बात है, किस तरफ से इजाज़त नहीं? प्लीज़ हारून, मुझे इस सिलसिले में सवालात ना करो। मेरे वालिद की वहाँ हैसियत क्यों नहीं, ये बात मुझसे मत पूछो। हाँ, कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। ये फरिश्तों का दौर थोड़ी है, हर बात की तह में कोई गहराई पोशीदा होती। मैंने उसे मजीद कुरेदना सही नहीं समझा, क्योंकि फौजिया मेरे इस सवाल से थोड़ी पजल हो रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम शाजिया से वाकिफ हो? हाँ, क्यों नहीं, फूफी की लड़की है। कोई खास बात? उसने पूछा। बस कुछ नहीं, उनका ख्याल है कि मैं उनसे इश्क करता हूँ। शाजिया से? हाँ। अरे कमाल है, कब ये इश्क शुरू हुआ? फौजिया ने अजीब से अंदाज में पूछा। जाहिर है मैं तो नहीं जानता, लेकिन शाजिया का कहना है कि मैं उन्हें खतूत भी लिखता था यूरोप से। बस उनकी यादों के सहारे ही वो जिंदा है। बकवास करती है कमीनी कहीं की, ऐसी कोई बात नहीं। फौजिया ने दांत पीस कर कहा। तुम्हें तो मालूम होगा फौजिया कि हारून यहाँ किससे मोहब्बत करता था। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है। मेरा ख्याल है उस लड़की ने मौका से फायदा उठाने की कोशिश की है। कैसी कोशिश फौजिया? अरे तुम भी बहुत सीधे हो।
भाई वो सोच रही होगी कि तुम ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुके हो, क्यों ना वो अपने आप को तुमसे मुसल्लत कर दे। वो मुमकिन है यही बात हो। फौजिया, जाहिर है मैं इन तमाम बातों के लिए तो इस इमारत में दाखिल नहीं हुआ। और फौजिया गर्दन झुकाकर सोचने लगी। अब हर शख्स की कोशिश होगी कि वो तुमसे नज़दीक हो जाए। वो लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें नाकाम हो चुके हैं। बल्कि मैं तुम्हें मशवरा दूं हारून, अगर तुम पसंद करो तो एक काम करो। मैंने पूछा, वो क्या? तुम उन लोगों की बातें चुप कर सुनो। सब अजीब से मातम कना होंगे, क्योंकि उनके सब मकसद धरे के धरे रह गए। मुमकिन है फौजिया, लेकिन मुझे इन बातों से क्या गर्ज? ये तो ना कहो हारून, गर्ज तो है। नहीं, मुझे क्या गर्ज हो सकती है? मैं तो अफजाल साहब के लिए काम कर रहा हूँ जब तक वो मुझे इस्तेमाल करें, और जब मन ना कर दें तो मैं खामोशी से अपना रास्ता नापूंगा। मैं तुम लोगों का एहसानमंद हूँ फौजिया, कि तुम्हारे अलावा किसी का सोच नहीं सकता। फौजिया परेशान निगाहों से मुझे देखने लगी। उसकी परेशानी मेरी समझ से बाहर थी। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि दस्तक हुई। फौजिया जल्दी से उठ गई, शायद अफजाल साहब आ गए, उसने कहा, और तेजी से बाहर निकल गई। मुझे इस बात पर हैरत हुई। फौजिया अफजाल को बाप की तरह महसूस नहीं करती थी, बल्कि उसके अंदाज में एक बेहिजाबी थी। बाप बेटी कितने ही जदीद क्यों ना हो जाएं, लेकिन बाप का एहतराम तो होता है। अफजाल साहब आ गए। उन्होंने बड़ी मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया और बोले, भाई सेठ हारून, जरा बाहर निकल कर देखो। तुम्हारे बारे में तो बहुत से हलकों में धूम मच गई, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तुम्हारा पैसा मुख्तलिफ कारोबारों में लगा है। बाज लोग तुम्हारी मौत के बाद यकीनी तौर पर यह सोच कर बैठे होंगे कि तुम्हारे पैसे को आसानी से हड़प कर जाएंगे। जाहिर है मसूद साहब तो पूरी तौर पर हिसाब किताब नहीं रख सकते, लेकिन अब उनके दिलों में खलबली मच गई है। मैं कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो हर तरह तुम्हारे एहसानमंद हैं। वो तुम्हारे बच जाने की खुशी की बातें तो करते हैं, लेकिन अंदर का हाल उनके चेहरों से आया है। अफजाल साहब, लेकिन जो आप कहेंगे मैं वही कहूंगा। अफजाल साहब कहने लगे, तुम बहुत नफीस इंसान हो, न जाने क्यों मैं तुम्हें बेटों की तरह चाहने लगा हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें कई दिन गुजर गए, क्या इस दौरान तुमने उन लोगों का तज्जिया किया जो तुम्हारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं? मसलन? अरे भाई, मसलन मैं मसूद साहब यानी तुम्हारे दादा के अजीजों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने सभी से मुलाकात की है। हारून बेटे, तुम एक सीधे इंसान हो। मैं जानता हूँ मकरो फरेब से कभी तुम्हारा ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने अब तक जो तरबियत तुम्हें दी है, इसके बाद तुम्हारे अंदर काफी तब्दीलियां पैदा हुई हैं। मसूद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने कहा, अफजाल साहब, मैं जानता हूँ आप उस खानदान के खैर ख्वाह हैं, लेकिन वो लोग जो वहाँ हैं उनके दिल में लालच और हवस है। उनमें से किसी को भी मसूद साहब से दिलचस्पी नहीं। अफजाल साहब ये सुनकर खुशी से उछल पड़े। हारून, तुम इन बातों का अंदाजा लगा सकते? जी अफजाल साहब, मैंने बिल्कुल अंदाजा लगाया। वो लोग हवस और लालच रखते हैं। और फिर मैंने शाजिया के बारे में भी बताया। अफजाल साहब कहने लगे, हारून बेटे, तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुशी से पागल न हो जाऊं। तुम इतने नेक निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दूं। मैं तुम्हें वो कुछ देना चाहता हूँ जिसका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये हराम खोर मसूद साहब के सीने पर बैठे उन्हीं का खा रहे हैं और उन्हीं की मौत के ख्वाह हैं। सब के सब नमक हराम हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह मसूद साहब को अपनी मुट्ठी में ले लें। जब तुम्हारी मौत की इतला मिली तो इन सब के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। ये चाहते हैं कि मसूद साहब की दौलत पर ऐश करें। मसूद साहब खरे और खोटे की पहचान नहीं कर सकते। वो इतनी ताकत में नहीं कि इन कमीनों के नरगे से निकल जाएं। मैं इस सिलसिले में क्या करूं अफजाल साहब? मैं इब्तिदा यहाँ से करूं। हारून के सबसे पहले तुम जायदाद और दौलत के बारे में मसूद साहब से गुफ्तगू करो। मैं ये नहीं चाहता कि बराह रास्त उनसे उलझो, लेकिन जो कुछ करो मसूद साहब के जरिए करो, और अगर उनकी इजाजत मिल जाए तो फिर उन सब से एक एक पाई का हिसाब लो। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। वो कैसे? अगर मसूद साहब तुम्हें इजाजत देते हैं तो फिर मैं तुम्हें एक आदमी दूंगा। इसका तज़किरा भी तुम मसूद साहब से कर देना। ये शख्स मेरी रहनुमाई में उन लोगों का पोल खोल देगा और तुम उनसे एक एक पाई निकलवा लेना। मैंने कहा, अगर मसूद यानी मेरे दादा ने ये पसंद ना किया तो ये तुम्हारा काम होगा हारून कि तुम उन्हें मजबूर करो। बेहतर है, मैं कोशिश करूंगा। फिर इसके बाद मुझे क्या करना होगा? उन सब को उनकी औकात पर पहुंचा देना तुम्हारा काम है। मसूद साहब शायद ये पसंद ना करें। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि वो रहमदिल इंसान है। वो उनकी परवरिश करने के ख्वाहिशमंद है। अफजाल साहब कहने लगे, तुम सबसे पहली कोशिश ये करो कि मसूद साहब सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दें। इसके बाद ये तुम काम संभाल लेना। मसूद साहब को तफसील बताने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम उनसे निपट सकते हो। क्या मैं अपने दादा मसूद साहब से डायरेक्ट बात करूं? हाँ। तो अगर वो ना माने तो
तो वापस लंदन जाने की धमकी देना। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। वैसे अफजाल साहब की बात बहुत सख्त थी। मसूद साहब जैसे फरिश्ता इंसान के साथ कोई सख्त रवैया आम बात नहीं थी। मैं खुद को बमुश्किल इस काम के लिए तैयार कर सकता था, लेकिन बहरहाल अफजाल साहब का हुक्म मानना जरूरी था। मैं जो कुछ कर रहा था उन्हीं के कहने पर तो कर रहा था। इसके बाद फौजिया चाय बनाकर ले आई। हम तीनों ने चाय पी और अफजाल साहब कहने लगे, गाहे बगाहे चक्कर लगा लिया करो, इसके बाद मैं तुम्हें अगले अहकामात दूंगा कि आगे तुम्हें क्या करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज, मैंने कहा और वहां से निकल आया। मगर निकलते वक्त फौजिया ने मुझसे कहा, हारून साहब अब आप मेरी अमानत हैं, किसी के जाल में खुदा के लिए फंस न जाइएगा। मैं हैरान खड़ा उसे देखता रहा। फौजिया के अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे और अब मैं सीधा साधा देहाती तो नहीं था, मैं इन अल्फाज की गहराई को समझ सकता था। वापस कोठी में दाखिल हुआ तो ताहिरा नजर आ गई। किसी कदर अखड़ लड़की थी, तबीयत में भी साफ कोई थी, और ये लड़की यहाँ के दूसरे लोगों की तरह चापलूसी नहीं करती थी, ना ही मुझे देखकर हर वक्त मुस्कुराती रहती, बल्कि एक अजीब सा अखड़पन था। मुझे मिली तो कमर पर दोनों हाथ रखकर बोली, कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं जनाब? वो खैरियत, यूं लगता है जैसे आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं। जी नहीं, भला आपसे कौन लड़ सकता है? वो बदस्तूर नखरेले अल्फाज में बोली। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं लड़ सकते? अरे खैरियत, आप तो बड़े मशीनी अंदाज में बोल रही हैं। क्या करूं जी, मेरा तो हाफसा बहुत खराब है, ताहिरा बोली। बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, बड़ी मुश्किल से रिहर्सल करवाई गई है मुझे, और बस आप चलिए वरना मुमकिन है मैं कुछ और भूल जाऊं, ताहिरा ने कहा, और मैं हैरत ज़दा अंदाज में उसकी शक्ल देखते आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं बाग के गोश में था, जहां एक बार मेरी मुलाकात शाजिया से हो चुकी थी, जो उस दिन के बाद मुस्तकिल मुझ पर मुस्कुराहटों के तीर बरसाती जा रही थी। बैठ जाइए, ताहिरा ने कहा, और मैं बैठ गया। फिर वो मुस्कुराने की एक्टिंग करते हुए बोली, जी फरमाइए। और मैं हैरत से उसकी सूरत देखते हुए बोला, क्या फरमाऊं? अरे अरे, देखना फिर भूल गई, दरअसल फरमाना है मुझे। हाँ तो आप ये बताइए कि यूरोप में कभी आपने किसी से मोहब्बत की? मैं हैरत से बोला, जी ये क्या कह रही हैं आप, मैंने तो नहीं की। नहीं की तो फिर समझ तो पा रहे होंगे कि मैं ये सवाल आपसे क्यों कर रही हूँ। भाई जवाब देते रहिए, आपको सवाल करने की इजाजत नहीं है, वो बोली। मिस ताहिरा, मुझे लगता है आप मुझे परेशान कर रही हैं। ताहिरा कहने लगी, वापस आकर तो आपने सबको परेशान कर दिया, भला वापस आने की क्या जरूरत थी? न जाने किस किस की दुआओं से तो आप मरे थे, और न जाने किस किस की बददुआओं से दोबारा जिंदा हो गए। ताहिरा नाक चढ़ाकर बोली, और मैं अहमकों की तरह उसकी शक्ल देखने लगा। आप न जाने क्या कह रही हैं, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देते रहें, आपको सवाल करने की क्या जरूरत है? हाँ तो आपने यूरोप में किसी से मोहब्बत की? मैंने जवाब दिया, नहीं। यहाँ से किस से शुरू करने का इरादा है? मैंने कहा, अभी तक तो किसी से नहीं। क्या शाजिया की निगाहों के तीर बेअसर हो रहे हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। अच्छा, खूब समझदारी की बात है। अब जरा दूसरी बात बताइए। वो क्या? मेरे लिए कोई चांस है? मैं आपको कैसी लगती हूँ? उसने सवाल किया। बड़ी तेज लड़की थी, लेकिन खरी गुफ्तगू कर सकती थी, और ये बात की इसकी शुरू से अब तक पसंद थी। मैंने कहा, बस आप मुझे मुनासिब लगती हो। ये मुनासिब इतना है कि आप मुझसे इश्क करने लगे? मेरा मतलब है कि अगर मैं कोशिश करूं। उसने सवाल किया। मेरा ख्याल है आपकी गुफ्तगू मुनासिब नहीं मिस ताहिरा। वो कहने लगी, मुनासिब है, क्योंकि वालिदैन मुझे जो हिदायत दे रहे हैं वो जैसी भी हों मुनासिब होती हैं। अब आप इस गुफ्तगू का मंजर समझ लें। आप मर चुके थे और नाना मियाँ की मौत का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उसके बाद इम्कान था कि उनकी जायदाद तकसीम हो जाएगी उन लोगों में, और वो लोग इसलिए मुतमईन थे कि जायदाद के कितने ही हिस्से हों, हर एक को इतना मिलेगा कि उसके सारी गुर्बत दूर हो जाएगी। चुनाचे इसी पर लोगों ने कनात कर ली और पुरसुकून हो गए कि आज ना सही तो कल तो नाना मियाँ मरेंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन फिर आप अचानक जिंदा होकर वापस आ गए और एक हलचल मच गई। क्या बताऊं, जिन चेहरों पर खुशियां सजी थी अब वहां गम है। हारून साहब, आपके आने पर तो सभी अफसुर्दा थे। फिर एक मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में बैठकर आइंदा के बारे में सोचा गया। ये तय पाया कि मियां हारून तो सदा के अजीब बेवकूफ हैं, वो हमारे दरमियान क्या मुदाखलत करेंगे। अलबत्ता ये बात जरूर है कि हमारी उम्मीदों पर ओस पड़ गई, यानी जाहिर है अब तो जायदाद आप ही को मिलेगी, क्योंकि आप ही उनके असली वारिस हैं, और अब आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि हमें इस तरह परवरिश करें जिस तरह नाना मियाँ कर सकते हैं। वो लोग खुश हैं जिनकी कोई ना कोई बेटी मौजूद है, जैसे खाला जुलेखा या मेरी अम्मी नाहिद या मामू तसद्दुक, जिन्होंने फौरन अपनी बेटी को यहाँ आने का तार दे दिया था।
जी हाँ, नादरा साहबा शहर में तालीम हासिल करती हैं, ताहिरा ने जवाब दिया। खूब, तो फिर इन बेटियों का क्या होगा? होगा क्या, सब की सब आप पर चारों तरफ से जाल डालेंगी। अब ये शिकारी की किस्मत है कि मछली जिसके भी जाल में फंस जाए। क्या शाजिया उसके लिए कोशिश नहीं कर चुकी? ताहिरा ने पूछा और मैं सर खुजाने लगा। आपको खुदा की कसम सही जवाब दें। हाँ ये तो है, शाजिया ने कोशिश तो की है। वो क्या कहती है? उसका कहना है कि मैं बचपन से उसे चाहता हूँ और उसे खत भी लिखता रहता था, लेकिन मुझे तो याद नहीं। हारून साहब, क्या आप लोगों को पत्थर मारते हैं? नहीं। किसी तौर पर अपने आप को पागल समझते हैं? मैंने कहा मेरा ख्याल है नहीं। आपके ख्याल से क्या होता है? ये सब तो यही समझते हैं। इनका कहना है कि हवाई जहाज के हादसे ने आपको नाकारा कर दिया है, आप सोचने समझने के काबिल नहीं रहे। जिसने एक छलांग लगाई वो खंदक के पार चला जाएगा। और मेरा ख्याल है इस सिलसिले में सबसे पहली कोशिश मोहतरमा शाजिया ने फरमाई। उन्हें जब ये हिदायत दी जा रही थी तो इत्तेफाक से मैंने भी सुन लिया। उनसे कहा गया कि वो तमाम तर कोशिश करें कि हारून को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वो शाजिया से मंसूब था। पुपी जुलेखा अक्सर यही कहती हैं कि हारून और शाजिया तो पैदा ही एक दूसरे के लिए हुए थे, मगर बदकिस्मती से मेरी माँ यानी आपकी पुपी नाहिद साहिबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि असल में मेरी पैदाइश आपके लिए हुई है, बल्कि यूं समझा जाए कि मुझे पैदा ही आपके लिए किया गया है। ये शाजिया साहिबा तो गलतफहमी से दरमियान में आकूदी हैं, वरना ये सिर्फ खाला जुलेखा की गलत हरकत है। मैंने तजुब से कहा, ये क्या? जी हाँ, आप पूरी बात सुने। मेरी मोहतरमा अम्मी और वालिद साहब इस बात पर बाजिद हैं कि मैं अपनी तमाम सलाहियतों के जरिए आपको अपने जाल में फंसाऊं, जैसे मकड़ी मक्खी को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है। दरअसल मेरे वालिदैन को मेरे हुस्न पर बड़ा नाज है, लेकिन मैं आईना देखती हूँ वो नहीं। ताहिरा साहिबा, आप क्या कहती हैं? मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ। आपको पता है हारून साहब मैं इस वक्त यहाँ क्यों आई हूँ? जी बताइए। ये सब मुझे तरबियत देकर भेजा गया है। पहले मुझे रिहर्सल कराई गई कि मैं अपनी चाल ढाल में तब्दीली पैदा करूँ, इस तरह से बाल बांधूं, इस तरह से नजर आऊं जैसी आपको पसंद आ जाए। आप किसी से गुफ्तगू करें तो खोए खोए लहजे में आपका अंदाज ऐसा हो जैसे कोई चीज गुम हो गई हो। समझे हारून साहब, मुझे ये सब कुछ करना है। मैंने गहरी सांस लेकर देखा, वो वाकई लड़की सच बोल रही थी। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ हो रहा है? मेरे खिलाफ? मैंने पूछा। क्या हो रहा है ताहिरा? तुम्हें कुछ पता नहीं? क्या तुम्हें वाकई मालूम नहीं? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। हारून देखो, समझने की कोशिश करो। रिश्तेदार बिलाशुबा काबिल एहतराम होते हैं, उनसे मोहब्बत की जाती है, लेकिन जब इसमें लालच पैदा हो जाए तो ये मोहब्बत के पाक नाम की तौहीन है। मैं आपको कोई धोखा नहीं देना चाहती। अब अगर कभी कोई आपको मेरे लिए मजबूर करे तो आप नफरत से मेरे मुंह पर थूक दें। आप यकीन करें, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको अजीम इंसान समझूंगी। मैं इन नमक हरामों की साजिश का शिकार नहीं होना चाहती। मैंने कहा, ताहिरा साहबा आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या मतलब? क्या आप मुझे कबूल करने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा, हो सकता मैं हो जाऊं। लेकिन ताहिरा कहने लगी, मैं कभी तैयार नहीं होंगी। इसलिए क्यों? क्योंकि जब आपने मुझे रसदार बना लिया है तो फिर इतनी सी बात बताने में क्यों हर्ज कर रही हैं? ताहिरा ने चुपती निगाहों से देखा। आपका ख्याल है? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। मैं समझती हूँ आपके जहन में क्या ख्याल है। मैंने पूछा, भला क्या ख्याल है? कि आप कोई फिल्मी कहानी सोच रहे होंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी गरीब नौजवान से शादी करना चाहती हूँ और उससे शादी का वादा लिया है और उसके लिए अब अपने वालिदैन को रुसवा करके अजीम कुर्बानी दे रही हूँ। मैंने कहा, हो सकता है ऐसा हो। बस हारून साहब, आप मुझे इसलिए पसंद नहीं कि आप बेहद दौलतमंद हैं और मेरे वालिदैन को आप नहीं, आपकी दौलत पसंद है। फिर मैं उस दौलत के लिए हसूल का जरिया क्यों बनूं? माफ कीजिए, मैं इसे अपनी जात के लिए गाली समझती हूँ। मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ ताहिरा, खुलूस दिल से। प्लीज हारून साहब, अगर मेरे नाना भी इसरार करें तब भी आप मुझसे शादी के लिए तैयार ना हो और एक बार सच्चे दिल से मुझे बहन कहें। हाँ ताहिरा, तुम मेरी बहन हो, सगी बहन। मर्द की एक जुबान होती है। अपनी बात की लाज रखिएगा, ताहिरा ने कहा। मुझे उससे बड़ी अपनायत महसूस हो रही थी क्योंकि वो वाकई सच बोल रही थी। फिर ताहिरा कहने लगी, मेरी एक और शर्त है। आपको कोई कितना भी जोर दे, लेकिन आप खानदान की किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। आप जब भी शादी करेंगे किसी बाहर की लड़की से। मेरा तो ख्याल है कि कोई इश्क विश्क कर डालें। आपके लिए तो बड़े मौके हैं, कोई अच्छी सी लड़की देखें, क्योंकि आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। ताहिरा, मेरे सीने में एक राज पोशीदा है, वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन खुदा की कसम जिसे मैं राज बताऊंगा वो हस्ती सिर्फ तू होगी।
कोई बहुत गहरा राज है? हाँ ताहिरा, ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी जनाब हारून साहब। इसी सहारे से ये बात कह रही हूँ जो आपने अभी अभी एजाज मुझे बख्शा है, यानी मेरी भाई होने का। जो जाल उसके वालिदैन ने बुना था उसको यकसर उस लड़की ने नजरअंदाज कर दिया था। मैं उस लड़की की अजमत के बारे में सोचने लगा। मैं मसूद साहब के कमरे में पहुंच गया और मुझे देखकर खुशी से मुस्कुराए। घूम आए बेटा? जी दादा जान। कहाँ कहाँ गए? बस मुख्तलिफ जगहों पर गया, दोस्तों से मुलाकात हुई और कुछ मालूम नहीं हो सका। बहुत पुराने शनासात थे दादा जान, न जाने बेचारे कहाँ चले गए। और भी हैं, बस मिलता रहूंगा उनसे, मैंने कहा और दादा जान मुस्कुराने लगे। दादा जान, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल तन्हाई में। अरे भाई कौन है यहाँ? कोई नहीं, बात करो तुम। नहीं दादा जान, फिर भी अगर कोई आ जाए तो? दादा जान ने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम आया तो उन्होंने कहा कि अंदर किसी को ना दिया जाए। मुलाजिम सर हिलाकर चला गया। फिर दादा जान बोले, हाँ बेटा कहो, क्या कहना चाहते हो? दादा जान, मैं आपकी नेक दिली से अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि मैं जानता हूँ आप कितने वसीउल कल्ब और अच्छे जहन के मालिक हैं। लेकिन दादा जान, क्या आप ये पसंद करेंगे कि लोग आप इसकी अच्छाई को नाजायज इस्तेमाल करें? दादा जान कहने लगे, हरगिज नहीं, तुम खुलकर बात करो। बस दादा जान, कुछ जरूरी बातें हैं। जायदाद का निगरान कौन है? मुख्तलिफ लोग। तसद्दुक जमीनों और इमारतों की देखभाल करता है, वही किराए वगैरह लेता है। लाहौर की 2 फैक्ट्रियां उसी के जेर निगरानी हैं। अमजद अली कराची की दोनों मिल्स चला रहा है। ये काम मुख्तलिफ लोगों में बटे हैं। मैंने पूछा, इन सब के हिसाबात कौन रखता है? महमूद अली वो जनरल मैनेजर है, उसके अलावा चंद वकील हैं और भी दूसरे लोग हैं। मगर ये सवाल तुमने क्यों किया? दादा जान, मैं इन तमाम चीजों को अपनी तहवील में लेना चाहता हूँ। अजीब इत्तफाक है, आज ही मैंने फोन पर जहांगीर से बात की। जहांगीर कौन है दादा जान? हमारे खानदानी वकील, अजीजों से बढ़कर है। जहांगीर साहब से मैंने कह दिया कि इंतजामात मुकम्मल कर लें, मैं आखिरी कार्रवाई करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द करना चाहता हूँ बेटा, मेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है। दादा जान, मैं यहाँ के रंग ढंग कुछ दूसरे ही देख रहा हूँ। यहाँ आपकी मोहब्बत में लालच ज्यादा शामिल है। बस बेटा यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ठीक है दादा जान, तो आप इन लोगों में ऐलान कर दें। हाँ जरूर कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो, उन्होंने कहा और किसी गहरी सोच में डूब गए। दादा जान, अफजाल साहब से हमारा क्या ताल्लुक है? दादा जान एकदम चौंक पड़े। कहने लगे, उसका हमारे खानदान से कोई खूनी ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने परवरिश यही पाई है। हाँ बेटे, लेकिन अगर वो कोई नेक इंसान होता तो उसे भी खानदान में मकाम दिया जाता। वो एक जराइम पेशा इंसान है। मैं हैरान होकर बोला, दादा जान वो कैसे? स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ, मैंने जमानत कराई, जुए खाने चलाता था, कई बार जेल गया। ऐसे इंसान को मैं अपने खानदान में कैसे बर्दाश्त करता? मैंने शदीद हैरत से पूछा, क्या वाकई दादा जान? हाँ बेटा, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो ठीक है। तो क्या उनके बीवी बच्चे आपके इल्म में हैं? हारून बेटा, ऐसे लोग कई शादियां करते हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की? कभी नहीं, दादा जान ने कहा और उसके बाद उनसे मुझे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों के आगे तारीकी छा रही थी। अफजाल साहब जराइम पेशा, शिराज ग्रेस, मेरा अगवा, फिर तरबियत, हजारों रुपए का खर्च और फौजिया, अफजाल साहब की बेटी, सारी बातें मेरे जहन में गड़बड़ हो रही थी। दादा जान से इजाजत लेकर चला आया और कमरे में बिस्तर पर गिर पड़ा। दिमाग बहुत परेशान था। अफजाल साहब भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं, उनके जहन में भी कोई गड़बड़ है और ये फौजिया भी झूठी लड़की है। सब लोग मसनूई हैं। न जाने कितनी देर कौन से हालात पर गौर करता रहा। आखिरकार अफजाल साहब और फौजिया भी फ्रॉड ही निकले। मेरे दिल में एकदम मायूसी छा गई। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।